आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। आंसू भी आते हैं और दर्द छुपाना पड़ता है। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ ज़बरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। दोस्तों, 13 अगस्त 2025 के शाम लगभग 3 से 4 बजे के वक्त रहा होगा। पर्वत नाम का एक लड़का था, किसान था। अपने घर पर जाता है। जब वो खेत पर जाता है तो जब पहुंचता है उसको अजीब तरह की बदबू आती है। इतनी भयंकर बदबू आती है, वहां पर रहना उसका नामुमकिन हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है, परेशान हो गए दोस्तों। आखिरकार इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? दोस्तों, वो पीछा करता है, एक कोशिश करता है कि जानने की ये बदबू आ कहाँ से रही है। अपने खेत के पास के कुएं तक पहुंच जाता है और उस कुएं में एक बार झांक कर देखता है तो दो कट्टे मिलते हैं और जो पानी में तैर रही थी। उसने इतना देखा और इतना देखने के बाद आसपास के खेतों में काम करने वाले किसानों को भी आवाज़ लगा देता है। और जैसे ही किसान मौके पर पहुंच जाते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो किसान कहते हैं कि कुछ खुद मत करना, ये काम पुलिस वालों का है। दोस्तों, उसी समय 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, पुलिस को इस मामले की जांच देते हैं, इस मामले की शिकायत करते हैं। आखिरकार ये बदबू क्यों आ रही है, आखिरकार ये दुर्गंध क्यों आ रही, क्योंकि इससे पहले कभी खाद के कट्टे या खाद के बोरी देखी नहीं थी। अब पुलिस सूचना मिलने पर पहुंचती है और उन दोनों बोरियों को बाहर निकलवा जाता है। जैसे ही बोरी बाहर निकालते हैं दोस्तों, पता चलता है कि एक महिला और एक आदमी की फोटो थी, जिसे 4 टुकड़े थे। जब 4 टुकड़े थे, गर्दन से अलग, धड़ के बीच का हिस्सा अलग था, बीच के हिस्से में घुटने तक का हिस्सा था। साथ ही महिला के हाथ थे, जिन्हें देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर नहीं मिल रहा है और पैर नहीं मिल रहे हैं। सर और पैर कहाँ हैं दोस्तों? इसके बाद पुलिस ने उस कुएं के अंदर जाके पानी को बिल्कुल साफ निकलवाया, साफ करवाया, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सर यहाँ है कुएं में या कहाँ है। दोस्तों, पुलिस ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन ना सर ना हाथ मिला और ना ही पैर। हाथ पैर कुछ से हाथ नहीं लगे। इसके बाद 18 टीम बनाई गई। 50 से ज़्यादा पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वालों ने लगभग आसपास के 100 से ज़्यादा गांव थे, गांव जाकर लोगों से पूछताछ की। ये यहाँ से पता नहीं चलता है कि संख्या में जो मोबाइल नंबर थे वो सर्विलांस में लगाए जाते हैं और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है, जांचा जाता है। कातिल पकड़ा जरूर जाता है, क्योंकि वो एक गलती कर जाता है और जब इस कार्यक्रम में एक घटना का खुलासा होता है तो खुश होकर इस अंधे कत्ल पर नजर आते हैं। दोस्तों, इनमें एक कातिल जो होता है, उसने कत्ल करने के बाद लाश के 60 टुकड़े कर दिए थे। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है, काउंटर कर दिया जाता है। आज की इस कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो महिला कौन थी, उसके पीछे कत्ल की वजह क्या थी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू करते हैं, होती है मध्य प्रदेश के जिले की। दोस्तों, उस जिले में ये मटरा गांव लगता है। दोस्तों, वहाँ की एक रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है रंजना, जो कि बहुत खूबसूरत होती है देखने में। दोस्तों, उसके परिवार वाले शादी कर देते हैं। शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके पीछे उसका जो पति होता है, क्योंकि लोग भी बात करते हैं, कोई ना कोई उसको देख पर प्रभावित जरूर होता है और होता था। बस उसको देखकर प्रभावित होते थे और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसकी बीवी की जो तारीफ जो करते थे, धीरे धीरे करके 5 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मनमुटाव भी आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, मनमुटाव इतना पैदा हो जाते हैं उनके बीच में, आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। आखिरकार 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और 2 पत्नी के बीच में जो आपसी विश्वास था, वो विश्वास जमने के बजाय टूटने लगता है। 5 साल तक इनकी शादी ठीक ठाक चलती है। उसके बाद फिर एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, रंजना अपने ससुराल को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। वहां अपना रहना शुरू कर देती है। अभी कुछ ही वक्त बीत गया था कि कुछ वक्त बीतने के बाद उत्तर प्रदेश के जिले झांसी का एक थाना लगता है। दोस्तों,
वहाँ का एक गांव भी लगता है। दरअसल यहाँ के रहने वाले, गांव का नाम है महबावा। दरअसल यहाँ के रहने वाले शिवराज यादव नाम का एक लड़का होता है, और इस लड़की यानी कि जो रंजना होती है, इसकी आंखें चार हो जाती है। उन दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार के बाद दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो फिर भी एक तरीका होता है, उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में पुराने पन्ने खोल के रख दिए कि मेरे पति से कुछ इस तरह से विवाद था। शिवराज ने कहा कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। साल 2023 में शिवराज से बात शुरू होती है। शिवराज का बड़ा भाई होता है, और ऐसा बताया जाता है कि रंजना की उस पर गलत नज़र थी, यानी रंजना यादव ने उसी पर कुछ आरोप लगाया था। कुल मिलाकर वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कहती है कि साहब मेरे जेठ ने मेरा रेप किया, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और इस पूरे खेल में मेरा पति यानी कि शिवराज भी है, बिल्कुल साथ है था। पति भी उसके साथ था। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेती है। बात बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाती है। गांव के एक्स प्रधान संजय के पास भी ये बात पहुंच जाती है। संजय जब इस मामले की ओर संजय जब इस मामले की बात को सुना था, क्योंकि उसको और रंजना यादव से जब आमना सामना होता है तो खुद पूछता है कि रंजना क्या हुआ तुम्हारे साथ, हम भी जानना चाहते हैं, और तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताइए। और रंजना ने अपने दिल की बातें जो थी वो उस एक्स प्रधान से बताई। एक्स प्रधान का प्रभाव इतना था कि वर्तमान में जो प्रधान होता है वो प्रधान भी इस एक्स प्रधान की बदौलत ही बना होता है। यह कह सकते हैं कि भले ही चाहे कोई एक्स प्रधान था, लेकिन गांव की जो प्रधान जो चल रही थी और संजय पटेल की वजह से थी। आखिरकार एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोस्तों यह गरोड़ा के कोर्ट में मामला विचाराधीन था। अब प्रधान जी ने इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें वह महिला इनकी जो रंजना इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि उसके साथ वह आना जाना शुरू कर देता है दोस्तों, और उसकी पैरवी खुद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधान जी खुद उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान बिल्कुल नहीं होना। पैसा चाहे जितना भी खर्च हो जाए, लेकिन तुम्हारी बात को खराब नहीं होने देंगे। ये बात कब की उसकी बहुत नज़दीकी पहुंच जाती है। पता ही नहीं चलता कि उसके पहले दोस्ती होती है, फिर उसके बाद प्यार में बदल जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर होता है कि पहले उसका रुकने का इंतज़ाम किया जाता है झांसी के अंदर, ताकि रुकने आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई उसके साथ आने में कोई परेशानी ना हो। बाद में उससे सुरगाया एक जगह लगती है झांसी में ही उसको वहाँ पर रुकने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। अब वो प्रधान जी के मन में था कि उसके पास आते थे, जब मन करता था आ जाते थे। हालांकि यह बात उसकी पत्नी को पता चल जाती है। 2 बेटे भी होते हैं उसके, लेकिन पत्नी को तो किसी तकरीब से शांत कर दिया जाता है, समझाया जाता है, समझा बुझा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इश्क जो था लगातार परवान चढ़ा था, और ऐसे में करते करते वक्त आगे जब बढ़ने लगता है तो दोस्तों 2 साल बीत जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता है। जून 2025 की बात है। एक दिन खबर मिलती है कि जो रंजना का जो पति है, जिससे कि वह विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है विचाराधीन, जिसका नाम शिवराज होता है, दरअसल उसकी मौत हो जाती है। जैसे उसकी मौत होती है तो वह महिला अब प्रधान जी से कहती है, प्रधान जी अब मुझे अकेला नहीं रहा जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, जो भी अब तुम मुझसे शादी कर लो। बात जब शादी की आती है तो कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता है, लेकिन शादी नहीं करना चाहता हूँ, शादी मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए जैसा चल रहा है इसको वैसे चलने दो दोस्तों, ये कहता है। लेकिन जैसे ही पति की मौत हो जाती है, अब कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार आता है कि रखेल बनने का तो बिल्कुल नहीं चाहती है प्रधान की, रखेल नहीं बनना चाहती है, शादी करके रहना चाहती हूँ। लेकिन उधर वो साजिदा होता है। एक जो बेटे होते हैं, 2 बेटे होते हैं, 21 साल का उसका प्रधान का बेटा होता है। आखिरकार ऐसे ही वक्त चल रहा था।
18 से 20 साल के बेटे होते हैं। आखिरकार वक्त निकल रहा था, आखिरकार ऐसे ही वक्त चल रहा था। दोस्तों, तारीख 6 अगस्त 2025 की इस महिला की यानी रंजना यादव को पीरियड था, जो पीरियड की वजह से उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब ज़्यादा ब्लड बह रहा था तो प्रधान जी को कहा कि प्रधान जी आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। उसको कहती है कि मुझे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहता है प्रधान। और तत्काल एकदम से तुम्हारे पास यानी कि आता हूँ, फ़ोन करके बताती है तो कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उस महिला यानी किसी रचना रंजन ले पहुँच जाते हैं सीधे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि इसको एडमिट कराना पड़ेगा क्योंकि बिना एडमिट कराए बात बनेगी नहीं। दोस्तों, उसका इलाज होता है, इलाज चलता है। और उसके बाद 8 अगस्त 2025 को हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली थी। जब जैसे ही डिस्चार्ज कराने का नंबर आता है तो एक्स प्रधान जी संजय पटेल जी वहाँ जाते हैं। जाने के बाद बातचीत करते हैं। महिला कहती है कि घर तो किसी कीमत पर नहीं जाऊँगी, यहाँ से जाऊँगी तो सीधे कोर्ट जाऊँगी, तुम्हारे साथ शादी करनी जाऊँगी, तुम्हारे साथ शादी करनी है तो करनी है, बाकी की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, पर की कोशिश करो, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। यानी कि उस बैंड को पकड़ ले जाती है, कहती कि जब तक शादी के लिए तुम नहीं मानोगे मैं घर नहीं जाऊँगी। आखिरकार प्रधान जी को वापस जाना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है। अब इतना परेशान हो जाता है प्रधान की, सीधा अपने भतीजे से बात करता है, जो इसका भतीजा होता है उसका संदीप पटेल, जो झांसी बिचरौला में रहने वाला होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बेटा क्या करूँ। अब चाचा और भतीजा दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। भतीजा कहता है कि टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा भतीजा जिंदाबाद। वो पूरी बात बताता है, कहानी बताता है। पिछले 2 साल में लगभग 2 लाख दे चुका है इस औरत को, और लेकिन जिद पर अड़ी हुई है शादी की। लेकिन मैं शादी कर नहीं सकता है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनका क्या होगा। इस औरत को लेके जिद पर अड़ी हुई हूँ। ये औरत जिद पर अड़ी हुई है, शादी करनी है तो करनी है। वो कहता है कि परेशान मत हो, दरअसल वो संदीप पटेल है। 2022 में इससे एक लड़की का मर्डर हो जाता है और इसी मामले में जेल जाता है। जब वो जेल गया था वहाँ इसकी दोस्ती होती है प्रदीप उर्फ दीपक अरिहार से। वो अपने दोस्त से कहता है कि हमारे चाचा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं चाचा की मदद करना चाहता हूँ। जैसे बात आती है मदद करने की, कहते कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यह प्लानिंग करते हैं। अब चाचा के साथ भतीजा अपनी कार लेकर पहुँचता है हॉस्पिटल। 9 अगस्त 2025 को, अभी कुछ दिन पहले वहाँ जाने के बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। वो कहते कि मुझे यहाँ से डिस्चार्ज होकर सीधे कोर्ट जाना है, अगर शादी करनी है तो ठीक है, तो नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ जाऊँगी। उसके हाथ पैर जोड़कर कहता है कि महाराज आज नहीं, काम करो कि हम कल चलेंगे, यानी 10 अगस्त को चलेंगे, आज नहीं। जब ये बात कहीं जाती है तो आखिरकार जो रंजना होती है वो तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब चाचा भतीजे उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो भतीजा गाड़ी चला रहा था और रंजना पीछे बैठी हुई थी, प्रधान जी भी पीछे बैठे हुए थे। एकदम अगल बगल में बैठ जाते हैं, उसे प्यार का इजहार करते हैं और ऐसा कर रहे थे कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 2-3 दिन तुम हॉस्पिटल में रहोगी, रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इलाज चल रहा है। ये सब उसको बताते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एडमिट हो रही हो, दिमाग वैसे भी ख़राब हो गया, जाओ चलो कहीं सैर सपेटा करने के लिए चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। जहाँ हॉस्पिटल था वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर लहचुरा नाम का एक बात पड़ता है, जो उधर चलने लगते हैं। जब उधर जा रहे थे, रास्ते में कस्बा पड़ता है, शराब की दुकान दिखाई देती है। प्रधान जी कहते हैं कि यार बहुत तकलीफ में हूँ, टेंशन में हूँ, क्यों ना शराब पिया जाए। अब शराब जब शराब पीने वाली बात आती है तो जो दोस्तों होता है इसका संदीप प्रदीप भी रास्ते में मिल जाते हैं। आखिरकार शराब पी लेते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और इतना शराब पीते हैं क्योंकि जीना ज़रूरी है तो पीना ज़रूरी है, यही है। तरसल्ली से शराब पीते हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे थे। शराब बात होती है, कोई पता नहीं चलता है। रंजना कहती है कि बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, घर चलते हैं।
अब एक काम करो, ज़्यादा रात हो रही है। अब ऐसे ही करते करते ये सीधा पहुंच जाते हैं लहचुरा के बिल्कुल बात के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। इसी बीच में शराब के नशे में प्रदीप एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि रंजना से कि देख रंजना, सीधे से साफ कह रहा हूँ, प्रधान जी तो सर बिल्कुल भी बयान ना करने के लिए, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जब उसको बोलते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत ना है। इसी अंदाज में जब प्रदीप ने यह बात कही तो जो रचना होती है, रंजना होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होते कौन है ये बात कहने वाली? प्रधान जी मुझसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उससे डराता है, धमकाता है दोस्तों, क्योंकि वो कहता है क्योंकि प्रधान जी हम जो कह रहे हैं बात सही है, गलत है। अब प्रधान जी के सपोर्ट में भतीजा और भतीजे का दोस्त प्रदीप तथा प्रधान जी कह देते हैं कि यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे यह बात रंजना सुनती है तो रंजना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि रंजना कहती है कि चलो ठीक है चलते हैं, और जब जाएंगे ना तो उसके बाद फिर जो होगा आगे उसको तुम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ऐसा कुछ होता है कहा सुनी हो जाती है, प्रधान जी को गुस्सा आ जाता है और प्रधान जी को उसका गला दबाया जाता है। प्रधान जी ने उसका गला दबाया, तब तक दबाया जब तक उसके प्राण न निकल जाए। दोस्तों शराब के नशे में उसको पता ही नहीं चला इस शराब क्या क्या करवा जाती है, शायद किसी को पता नहीं। कितने चाव से लोग पीते हैं। भतीजे ने हाथ पैर पकड़ लिए और जो साथी थे, जो उसका दोस्त, उसने भी हाथ पैर पकड़ लिए। कुल मिलाकर उस महिला को छटपटाने का ठीक से मौका भी नहीं मिल पाया, चीखने का मौका भी नहीं मिल पाया, चिल्लाने का मौका नहीं मिल पाया। उसके दम निकल जाता है और मर जाती है। दोस्तों रात एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि इस महिला को बहुत ज़्यादा वजन इसके साथ बांध दिया जाता है। बांधने के बाद जो ये लहूचरा बाद होता है, दरअसल बाद में फेंक दिया जाता है। लाश पड़ी रहेगी, वजन के मारे कभी ऊपर नहीं उठ पाएगी, और यहाँ पर जब इसकी लाश ही नहीं मिलेगी तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह से प्लानिंग उन्होंने बना दिया। दोस्तों सारा इंतज़ाम कर लिया, पत्थर का इंतज़ाम भी कर लिया, ईंटों का भी इंतज़ाम कर लिया, बात का इंतज़ाम किया, सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। और जैसे ही उस लाश को उस लहूचरा पर बांध कर फेंक देते हैं, अचानक से कहीं से प्रकट हो जाती है 112 नंबर की गाड़ी। जैसे ही 112 नंबर की गाड़ी प्रकट हो जाती है, उसको एक तो रात में लाइट बहुत दूर भी जाती है, दूर तक दिखाई जाती है, दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि एकदम बहुत करीब है। तब ये तीनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। कहते हैं कि पुलिस को अगर इस बात का पता चल गया तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं। इससे पहले कि पुलिस के पास तक पहुँचती, वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से फिर पहुँच जाते हैं लेखरी बात पर। दोस्तों लेखरी बात पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी यही काम करने वाले थे, लेकिन इसी बीच में कहीं से गार्ड प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों भैया इतनी में तुम यहाँ बाद में क्या कर रहे हो, सब कुछ खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है, कोई परेशानी नहीं, इस तरह की बात गार्ड कहता है। और इस तरह से बात कहीं उन्होंने लगा कि शायद यहाँ बात खुल जाएगी, चलो यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ सीधा पहुँच जाते हैं खंजूरी नदी में। जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ भी पहले से ही गार्ड खड़ा हुआ था। आखिरकार वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद कहते हैं कि लाश गाड़ी के अंदर रखी हुई है, अब इसका क्या करें। दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाते हैं, शायद यहाँ भी बात खुल जाएगी, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। सीधा पहुँचते हैं। प्रधान जी दिमाग में ख्याल आता है कि हमारा गांव है ना, अपना महकावा गांव 5 किमी दूर एक गांव लगता है किशोरपुर, जो किशोरपुर थाना फिरपुरी में लगता है। वहाँ उस गांव में जो एक कुआं है, और उस कुएं के पास ना तो कोई CCTV कैमरा है ना कोई रिहासी है, क्यों ना हम वहाँ इस लाश को फेंक दें। दोस्तों ये दिमाग जब लगाते हैं तो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। कोई नहीं मिलता, वहीं रास्ते में चलते सीधा अब उन तीनों ने जाके वहाँ पहुँच जाते हैं। इस महिला की लाश गाड़ी के अंदर रखी थी। रात थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, 9 अगस्त 2025 की वह तारीख थी अभी की दोस्तों, कुछ दिन पहले की। आखिर वहाँ जाने के बाद रंजना यादव के शरीर के अलग अलग
5-7 हिस्से किए जाते हैं, यानी कि इसको गर्दन से अलग कर दिए जाते हैं। दोनों हाथ पैर काट दिए जाते हैं। उसके बाद घुटनों से पैरों को भी अलग कर दिए जाते हैं। इसके पास खाद की बोरी थी, खाली कट्टे थे। उन खाली बोरियों के अंदर लाश को रख दिया जाता है। बहुत सारा वजन यानी ईंट और पत्थर उसके अंदर रख दिए जाते हैं। सर को और पैर को छोड़ के तो उस कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और लगभग अपने ही गांव से 7 किमी दूर वो नदी लखेरी नदी पड़ती है। लखेरी नदी पर जाता है। दोनों हाथ भी पहले से ही गार्ड खड़ा हुआ था। आखिरकार वो परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद कहते हैं कि लाश गाड़ी के अंदर रखी हुई है, अब इसका क्या करें। दोस्तों काफ़ी परेशान हो जाती हैं। शायद यहाँ भी बात खुल जाएगी। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। सीधा पहुँचते हैं। प्रधान जी दिमाग में ख्याल आता है कि हमारा गांव है ना, अपना महकावा गांव 5 किमी दूर एक गांव लगता है किशोरपुर, जो किशोरपुर थाना फिरपुरी में लगता है। वहाँ उस गांव में जो एक कुआं है और उस कुएं के पास ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है ना कोई रिहासी है। क्यों ना हम वहाँ इस लाश को फेंक दें। दोस्तों ये दिमाग जब लगाते हैं तो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। कोई नहीं मिलता, वहीं रास्ते में चलते सीधा अब उन तीनों ने जाके वहाँ पहुँच जाते हैं। इस महिला की लाश गाड़ी के अंदर रखी थी। रात थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। 9 अगस्त 2025 की वह तारीख थी, अभी की दोस्तों, कुछ दिन पहले की। आखिर वहाँ जाने के बाद रंजना यादव के शरीर के अलग अलग 5-7 हिस्से किए जाते हैं, यानी कि इसको गर्दन से अलग कर दिए जाते हैं। दोनों हाथ पैर काट दिए जाते हैं। उसके बाद घुटनों से पैरों को भी अलग कर दिए जाते हैं। इसके पास खाद की बोरी थी, खाली कट्टे थे। उन खाली बोरियों के अंदर लाश को रख दिया जाता है। बहुत सारा वजन यानी ईंट और पत्थर उसके अंदर रख दिए जाते हैं। सर को और पैर को छोड़ के तो उस कुएं में डाल देते हैं। कुएं में डालने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और लगभग अपने ही गांव से 7 किमी दूर बाकी के हिस्से फेंक दिए जाते हैं नदी में। दोस्तों और जैसे ही ये बात बाकी हिस्से फेंके जाते हैं तो अब ये सोच रहे थे कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन जो रंजना यादव थी, रंजना थी, अपने भाई से बातचीत किया था कि कभी कभार। अब रंजना के 9 तारीख को जब फ़ोन किया, 9 तारीख की रात को उसका नंबर बंद आ रहा था। वो परेशान हो जाता है कि बहन का नंबर क्यों बंद आ रहा है, क्या दिक्कत है। 11 को फ़ोन करता है। धीरे धीरे करके वक्त बढ़ रहा था। उधर पुलिस को लाश मिलती है। पुलिस को लगातार कोशिश करती है लाश ढूंढने की, कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है, लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार यह थाने में पहुंच जाता है इस लड़की का भाई, फतेहपुर में, क्योंकि इसी इलाके में ही तो इसी इलाके में ससुराल थी। जब वहाँ जाता है, जाने के बाद कहता है कि मेरी बहन गुम हो गई है साहब, कहीं देखा आपने, एक बार देख लीजिए, पता कर लीजिए। मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसकी सीटियाँ निकाली जाती है, लेकिन निकलवाई तो जाती है लेकिन पता नहीं चलता। पूर्व प्रधान संजय पटेल रंजना यादव से बहुत सारी बातें क्या करते थे, हालांकि गांव के इलाके के लोगों को पता था, गांव के लोगों को भी पता था। और ये लाश रंजना यादव की हो, लेकिन किसी की थाने में जाकर कहने की हिम्मत नहीं। एक को एक कोई कह भी नहीं पाता है। दोस्तों आखिरकार उस लड़की यानी उसी महिला के भाई ने जाकर जब थाने में बातचीत करती है, पुलिस ने जब कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो सीडीआर की वजह से आखिरकार प्रधान जी कब्जे में आ जाते हैं। प्रधान जी पुलिस को 20 अगस्त 2025 को पकड़ती है। यह पता चलता है कि कहते हैं कि रंजना यादव जी जिंदी है, किसी ने झूठी अफवाह फैला दिया होगा। पुलिस लगातार उसकी खोज करती है। पुलिस ने उसे छोड़ा है, वहाँ से निकल जाता है, लेकिन पुलिस से ज़्यादा भाग नहीं पाता। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसका जो भतीजा होता है संदीप, उसको भी पकड़ लेती है और भतीजे को भी पकड़ लेती है, दोस्तों को भी, प्रदीप को, सबको पकड़ लेती है। और लेकिन गांव के पास पुलिस उसे ले जाती है। उसी कुल्हाड़े से 60 टुकड़े किए थे उस महिला के 15,000 के लिए। वैसे जब 15,000 दे रहे थे तो उसने प्रधान जी के लिए जो जान कुर्बान की है, कैसे बात कर रहे हो आप, एक बार नहीं कत्ल कर सकते हैं, इस तरह की बड़ी बड़ी हाँक रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी गोली लग जाती है, जब पुलिस को शक होता है एक घटनाक्रम का, जब बार बार
डरते हैं, बयानबाजी बदला जाता है तो घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। दोस्तों पुलिस खुश होकर दोस्तों पुलिस की खूब वाहवाही हो रही है, क्योंकि वाकई अंधा कत्ल था। कातिल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली थी। आधा हिस्सा अलग फेंकेंगे, आधा हिस्सा कहीं अलग फेंकेंगे, पहचान कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना नहीं होता है दोस्तों, न किसी को दिल दुखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना में आज वो मरी तो क्यों मरी। काश अपने ससुराल में अपने पति का घर छोड़ के नहीं आती, काश अपने पति से अलग नहीं होती, अपने मायके में किसी दूसरे के साथ, प्रधान के साथ, यानी जो भी है किसके साथ इस तरह के चक्कर नहीं होता, अपने अवैध संबंध नहीं होते, आज वो जिंदा होती है। अपने उसका पति किसी चलते भी मर गया, उसका पति आज नहीं भी रहा, तो विधवा बन के अपने बच्चों के साथ ससुराल में प्यार से रह सकती है। लेकिन नहीं भी रह सकती थी तो कम से कम शादी कोई अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर सकती है। लेकिन आज उसने शादीशुदा मर्द से प्यार करके उसको फंसा के, जो भी कहो, अपनी जिंदगी को भी तबाह किया और उसके साथ 3 जिंदगी भी बर्बाद हुई। दोस्तों आरोप लगाती है तो ग्राम प्रधान इसका अफेयर शुरू हो जाता है। अब गांव के प्रधान से अफेयर के बाद फिर से शादी भी करना चाहती है, यह जानते हुए शादीशुदा है और उसके 2 बेटे भी हैं। इसलिए महिला को शायद गैर मर्दों की लत लग गई हुई थी। लत ही कहोगे, क्या कहोगे, लत लग गई हुई थी, और इसलिए उसने ये सब काम करने की कोशिश करी। और जाते जाते दोस्तों एक बात मैं कहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों प्यार उस इंसान से करना चाहिए जो शायद हमें अपनी पूरी ज़िंदगी दे सके, उसके ज़िंदगी में हम हमेशा के लिए शामिल हो सके। और प्यार ऐसे शख्स से नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ज़िंदगी में पहले से ही कोई शख्स हो, उस शख्स के 2 बच्चे थे, पत्नी थे, वो भला अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के उससे शादी क्यों करता। इंजॉय करने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन साथ निभाने के लिए एकदम कोई नहीं निभा। शादी बहुत बड़ी बात है, तो इससे एकदम कोई करना, ये शादी करना ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन ये पूरी गलती, आज उसकी जो मौत आई, आज अपनी गलती की वजह से मरी हो। जितनी भी गलती है वो अपनी गलतियों की वजह से उसकी मौत हुई।